आज हम द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट 5 करेंगे। इसमें हम जो पिछला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि था व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, यानी कि जो बुनकर थे उनके साथ क्या हुआ था। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स ने एक पेड सर्वेंट जो है अपॉइंट कर दिए थे जिनका नाम गुमास्ता था, और ये गुमास्ता जो है वीवर्स को सुपरवाइज करते थे, उनके कपड़े की जो क्वालिटी थी उसको एग्जामिन करते थे और उनसे सप्लाईज जो आपूर्ति जो है उसको कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे और फिर वो उसको जो है इंग्लैंड भेजते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे इनके बीच में मनमुटाव होना शुरू हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन मैनी विलेजेस, काफी सारे जो गांव थे, ठीक है, वीवर्स और गोमास्तास जो बुनकर थे और जो गोमास्तास जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे, पेड सर्वेंट था, इनके बीच में क्लैश होने लगे, यानी कि टकराव होने लगा, लड़ाई होने लगी। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसका कारण ये था कि जो गोमास्ता से पहले जो सप्लाई मर्चेंट्स थे, यानी कि गुमास्ता से पहले जो वीवर्स को सुपरवाइज करते थे, उनकी सप्लाईज कलेक्ट करते थे, उनके कपड़े की क्वालिटी वगैरह देखते थे, वो जो सप्लाई मर्चेंट्स थे वो वीविंग विलेज जो थे, यानी कि ऐसे गांव जहां पर वीविंग होती थी, यानी कि बुनाई होती थी या जो बुनकर रहते थे, ठीक है, उनके साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप थी, यानी कि सप्लाई मर्चेंट्स का बहुत अच्छा रिश्ता था वीविंग विलेजेस के साथ और वीवर्स के साथ, बहुत ही अच्छा उनका रिलेशन था। ठीक है, और जो वीवर्स की जो नीड्स होती थी, यानी कि जो बुनकर थे, उनकी कोई भी जरूरतें वगैरह होती थी उनको वो पूरा करते थे सप्लाई मर्चेंट्स पहले वाले। ठीक है, और क्राइसिस के समय हेल्प करते थे, यानी कि वीवर्स यानी कि बुनकर के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, तो ये जो सप्लाई मर्चेंट्स थे पीछे नहीं हटते थे, ये भी इनकी प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद करते थे। ठीक है, पर जो गुमास्ता था उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, उसको तो बस जो उसको काम दिया गया है वही करेगा, कोई सोशल या इमोशनल उसका कोई भी लिंक नहीं था वीवर्स के साथ, बुनकर के साथ। ठीक है, तो जो गुमास्ता थे वो आउटसाइडर्स थे, यानी कि बाहर के रहने वाले थे। ठीक है, कुछ ब्रिटिशर्स भी थे तो कुछ इंडियंस भी थे, उनको इनसे कोई भी लेना देना नहीं था। जो आउटसाइडर्स थे विलेजेस के, यानी कि गांव से बाहर के लोग थे वो, और इनका जो सोशल लिंक था वो बिल्कुल भी नहीं था गांव से। सामाजिक जो एक लिंक होता है ना कि भाई उठना बैठना बातें करना व्यूवर्स के साथ, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करना, वो ऐसा कुछ भी नहीं था, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो गुमास्ता थे ये बड़े एरोगेंट, घमंडी, मतलब हाँ भाई अपना घमंड सबसे पहले रखना, अपना ईगो सबसे पहले रखना, किसी बेचारे की प्रॉब्लम सुन के ये राजी नहीं थे। उसके बाद ये जो गुमास्ता थे ये सिपोही यानी कि सिपाहियों के साथ और पियोन्स जो छोटे मोटे चपरासी या जो लोग थे उनके साथ विलेजेस में मार्च करते थे, यानी कि गांव में घूमते रहते थे। ठीक है, और वीवर्स को पनिश करते थे, यानी कि जो बुनकर थे उनके साथ मार पिटाई करना, उनके कोड़े मारना। मारते किस लिए थे? वो मारते इसलिए थे क्योंकि जो कुछ व्यूवर्स के बेचारों की कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई कोई बीमार हो सकता है, किसी के यहाँ फंक्शन हो सकता है, या कोई कोई और कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इनकी सप्लाई डिले हो जाती थी। यानी कि जो ब्रिटिशर्स इनको या मर्चेंट्स, ब्रिटिश मर्चेंट्स इनको एडवांस देते थे प्रोड्यूस करने के लिए, इनको पहले ही बोल दिया जाता था कि आपको उस दिन सप्लाई देनी है, यानी कि उस दिन आपको कपड़ा जो है हमारा गुमास्ता आपसे कलेक्ट कर लेगा। पर जब गुमास्ता इनसे कलेक्ट करने के लिए आता था और कपड़ा तैयार नहीं मिलता था तो ये जो है इनकी पिटाई करता था, इनको कोड़े फ्लोगिंग करता था इनके साथ, मतलब कोड़े मारता था इनको। ठीक है, तो वीवर्स तो डिफरेंट, अब वीवर्स जो बेचारे फंस गए, बेचारे बुनकर शुरू में तो बड़े खुश थे कि हमें एडवांस मिल जाता है, हमें लोन मिल जाता है, हमें जो वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उस पर हम क्या खेती करते, उससे हमारे परिवार का गुजारा नहीं हो रहा, अब हमें लोन्स मिल जाता है, सारे के सारे परिवार को इस बुनाई के काम में लगा दिया, वीविंग के काम में लगा दिया, तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया है। पर बाद में वीवर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो एहसास ये हुआ कि जो वीवर्स थे वो डिफरेंट बायर्स के साथ बार्गेन नहीं कर सकते थे। वीवर्स जो है डिफरेंट बायर्स के साथ बार्गेन नहीं कर सकते थे क्योंकि अंग्रेजों ने उन पर कंट्रोल कर दिया था कि आप सिर्फ हमें ही अपना सामान बेचोगे और किसी को सामान नहीं बेचोगे। अब बेचारे वो मोल भाव को कर नहीं पाते थे, वो जो पैसा देते थे ब्रिटिशर्स वो ही उनको लेना पड़ता था, जो कि बिल्कुल भी जो कंपनी देती थी उनको पैसा वो बिल्कुल लो था, यानी कि बहुत ही कम था। ठीक है, जिससे अब उनका गुजारा नहीं हो रहा था।
अच्छा, उसके बाद जो लोन्स और एडवांसेस थे वो उन्होंने टाइट कर दिया कंपनी वीवर्स को, ठीक है। इसके बाद जो लोन और एडवांसेस तो मिल ही रहे थे उनको, इससे वो बंध गए कंपनी के साथ, मतलब उनको अब कोई आज़ादी नहीं है किसी और के साथ ट्रेड वगैरह करने की या किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, कोई आज़ादी नहीं है। बेचारे बहुत बुरी हालत में आ गए, ठीक है। अब वीवर्स का मन भर गया, उनका मतलब बिल्कुल कहते हैं ना घड़ा भर गया। उन्होंने क्या किया, लेफ्ट विलेजेस, गाँव को छोड़ना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, गाँव ही छोड़ दो बोलो, ताकि इन कंपनी ऑफिशियल से इसको मास्ता से हमारा पीछा छूटे। इन्होंने गांव छोड़ना शुरू कर दिया और अपने रिलेशंस में चले गए, जहाँ ये रिश्तेदारी थी इनकी, दूर दराज के गाँव में जो जहाँ इनकी रिश्तेदारी थी वहाँ पे चले गए, रिलेशंस में चले गए, ठीक है। और वहाँ पे लूम्स सेटअप कर ली, यानी कि हथकरघा, जो छोटे मोटे हथकरघा के जो उद्योग होते हैं, ठीक है, हाथ से जो करघा किया जाता है, वो चीजें खोलने लगे और अपना गुजारा करने लगे, ताकि इन कंपनी ऑफिशियल से और गुमास्ता से हमारा छुटकारा हो जाए, ठीक है। तो लूम्स सेटअप कर लिए इन्होंने, ठीक है। अब एट अदर प्लेसेस, अच्छा कुछ बुनकरों ने तो ये काम कर दिया, अपने रिश्तेदारों के वहां चले गए, वहां पे हैंडलूम्स वगैरह जो है वो सेटअप कर दी। कुछ जो वीवर्स थे, बुनकर्स थे, इन्होंने विलेजर्स के साथ मिलकर के, यानी कि गांव वाले और बुनकर्स आपस में मिलकर के इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, यानी कि रिवोल्ट मतलब कि विद्रोह कर दिया, ठीक है। विद्रोह कर दिया किनके खिलाफ, गुमास्तास के खिलाफ, ठीक है, और कंपनी ऑफिसर्स के खिलाफ। जो कंपनी ऑफिसर्स इनको विचारों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से शोषण कर रहे थे, इनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। स्लोली इन्होंने धीरे धीरे फिर आगे रिफ्यूज लोन्स, यानी कि लोन लेना, एडवांस लेना ही बंद कर दिया ब्रिटिशर से, बोला हमें नहीं करना तुम्हारे लिए काम, जो करना है कर लो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी वर्कशॉप, यानी कि छोटी जो दुकानें थी, मतलब जो छोटी सी फैक्ट्री थी जहां पे ये बुनाई वीविंग का काम करते थे, ठीक है, घरों में, वो भी बंद कर दी, ठीक है, बिल्कुल पीछा छुड़वाओ अपना इनसे। और एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि कृषि श्रम करने लगे, यानी कि खेतों में काम करने लगे, खेतों में कमा लेंगे, खेतों में ही अपना कर लेंगे जैसे तैसे मजदूरी, पर इनका काम नहीं करेंगे, इनसे हमारा मन भर गया है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लेबर जो है वो उन्होंने अपना ली, कॉटन वीवर्स ने, जो सूती कपड़ा बनाते थे, उनको बुनते थे उन्होंने। अब विचारों की ये प्रॉब्लम, इन्होंने सोचा कि हमने खेती अपना ली, हमारा पीछा छूटा, ठीक है, पर ऐसा नहीं था। इनके लिए विचारों के लिए न्यू प्रॉब्लम्स, नई समस्याएं खड़ी थी, ठीक है, 19वीं सेंचुरी के शुरू में, यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इनके लिए और भी समस्याएं थी, ठीक है। देखेंगे आगे वो क्या समस्याएं थी। तो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है इंग्लैंड में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज थी उस समय, ठीक है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 19वीं सेंचुरी की। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा उद्योग थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉटन का मतलब प्रोडक्शन होता था, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियल एरिया था बहुत बड़ा, ठीक है। तो जो मैनचेस्टर में बनी हुई जो चीजें थी, जो प्रोडक्शन होता था फैक्ट्रीज में, वो इंडिया की, ठीक है, वो इंडिया में जो है एक्सपोर्ट की जाने लगी, ठीक है। उसके बारे में आगे देखते हैं। तो हेनरी पटुलो जो एक कंपनी ऑफिसर थे, यानी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे हेनरी पटुलो, इन्होंने 1772 में एक बात थी, यानी कि इन्होंने 1772 में अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, इसका टेक्सटाइल्स का। तो इन्होंने ये बड़े प्रभावित थे भारत के वस्त्रों से, सिल्क जो टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल है, बड़े प्रभावित थे। इन्हें लगता था कि दुनिया में और कहीं भी इतना अच्छा कपड़ा नहीं बनता जितना अच्छा इंडिया में बनता है। तो इन्होंने इसी से प्रभावित होकर के 1772 में कहा कि इंडियन टेक्सटाइल डिमांड जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकती, नो नेशन प्रोड्यूस गुड्स सेम क्वालिटी। इन्होंने कहा कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स है, भारतीय वस्त्र हैं, उनकी जो मांग है वो कभी भी कम नहीं हो सकते किसी भी हालत में, क्योंकि कोई भी नो नेशन, कोई भी देश पूरी दुनिया में प्रोड्यूस नहीं करता, उत्पादन नहीं करता कैसे गुड्स का, ऐसे सामान का सेम क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी का, कोई भी, इसलिए कभी रिड्यूस नहीं हो सकती। फिर भी बेचारे गलत साबित हुए। येट 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में, यानी कि 19वीं सदी के शुरुआत में जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, यानी कि जो वस्त्रों का जो निर्यात हो रहा था इंडिया से, वो रिड्यूस होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे कि 1811 और 12 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, यानी कि जो वस्त्रों का जो निर्यात हो रहा था, वो टोटल इंडियन एक्सपोर्ट, यानी कि भारत जितना एक्सपोर्ट कर रहा था उसका 33% था।
यानी कि टोटल इंडियन एक्सपोर्ट का 33% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था 1811 और 12 में, जो कि 33% था, जो कि 1850 में जो है 51 में 1850 और 51 में घट करके मतलब कम होकर के 3% हो गया, यानी कि 33% से और 3% पे आ गया, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूं तो 40 सालों के अंदर, ठीक है, 40 इयर्स के अंदर। तो हेनरी पटोलो ने जो बात करी थी वो धराशायी हो गई, गलत साबित हुई। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ और इसलिए हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डिड इट टेक प्लेस, ऐसा क्यों हुआ, क्यों घटे ये एक्सपोर्ट, इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस थे, इसके क्या प्रभाव रहे, या क्या इसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस रहे, ठीक है, क्या नतीजे रहे इसके। शुरू करते हैं। तो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड के अंदर हमें पता है सबसे पहला इंडस्ट्रियल नेशन था इंग्लैंड, सबसे पहली औद्योगिक देश था पूरी दुनिया में इंग्लैंड। उसमें कॉटन इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित जो इंडस्ट्रीज थी वो अलग अलग खुलने लगी, बहुत ज्यादा खुल गई, बहुत ज्यादा, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे, यानी कि जो औद्योगिक समूह थे वहां के इंग्लैंड के, यानी कि जिन लोगों की फैक्ट्रीज थी जिनमें कॉटन टेक्सटाइल्स बन रही थी, इन्होंने इनकी चिंता बढ़ गई, बड़ी चिंता बढ़ गई। वो चिंता क्या थी? वो बोले जो इंपोर्ट्स होते हैं ना, यानी कि जो आयात होते हैं ब्रिटेन के अंदर, आयात मतलब जो टेक्सटाइल्स जो इंपोर्ट होती हैं ब्रिटेन के अंदर, जो आती हैं इंडिया से आती हैं, किसी दूसरे नेशन से आती हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज से, दूसरे देशों से, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करे, इन टेक्सटाइल्स पे या इन इंपोर्ट्स पे इन्होंने, गवर्नमेंट ने प्रेशर किया कि इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दो, ठीक है, आयात कर लगा दो। यानी कि आयात कर रहेगा तो बाहर का कोई भी जो है वो सामान अगर भेजेगा ब्रिटेन में, एक्सपोर्ट करेगा बाहर की कंट्री, कोई भी दूसरी कंट्री करेगी ब्रिटेन में, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से महंगी हो जाएगी, उस महंगी हो जाएगी तो उसको कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो बोले इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, ठीक है, किस पे? कॉटन टेक्सटाइल्स पे, ठीक है, सूती वस्त्रों पे। और जिससे कि जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर गुड्स, यानी कि मैनचेस्टर में जो बनने वाला सामान है, ठीक है, वो उसको किसी भी टाइप से कंपटीशन ना मिले ब्रिटेन के अंदर, यानी कि खुल के मैनचेस्टर जो आराम से सामान बेच सके, मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज में जो बन रहा था वो आराम से बेचा जा सके, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर। और इनको कंपटीशन, कोई भी प्रतिस्पर्धा ना मिले, कहां से? आउटसाइड इंपोर्ट से, यानी कि बाहर से जो आयात हो रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी और ये आसानी से आराम से अपना सामान बेच सकेंगे पूरे के पूरे ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रिस्ट थे, ठीक है, जो उद्योगपति थे वहां के, इंग्लैंड के या कहूं कि ब्रिटेन के, उन्होंने क्या एक चीज और करनी चाहिए, उन्होंने क्या कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने कहा कि जो इंडियन मार्केट जो है, यानी कि भारतीय जो बाजार है, क्योंकि उस समय भारत तो ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार था, इतनी पॉपुलेशन थी इंडिया की, उस समय भी काफी पॉपुलेशन थी, इतना बड़ा बाजार अगर मैनचेस्टर के गुड्स को मिल जाएगा तो वहाँ के जो ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रिस्ट थे या इंग्लैंड के जो इंडस्ट्रिस्ट थे उनकी तो मौज हो जाएगी, उनको तो बहुत प्रॉफिट कमाएगा। तो इन इंडस्ट्रिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से रिक्वेस्ट की कि हमारा जो सामान है, मैनचेस्टर गुड्स है, उसको इंडियन मार्केट्स में भी बेचा जाए, ठीक है। तो जाओ जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडस्ट्रीज में ब्रिटेन में, वो इंडिया में जाकर के बेचा जाए। तो अब क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 19वीं सदी में जो है ब्रिटिश कॉटन एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज होने लगे, यानी कि ब्रिटेन से कॉटन का जो कपड़ा था वो उसका निर्यात होना शुरू कर दिया। निर्यात कैसे शुरू हो गया? बहुत सारी कॉटन इंडस्ट्रीज खुल गई थी, अब जो बचता सरप्लस जो प्रोडक्शन हो रहा था वो तो एक्सपोर्ट ही करेंगे ना दूसरी कंट्रीज में, तो ब्रिटेन से जो है कॉटन एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होने लग गया, बढ़ने लग गया, ठीक है। और टिल 18th सेंचुरी एंड तक, यानी कि 18वीं शताब्दी के आखिर तक, यानी खत्म होने तक लगभग इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल्स का, यानी कि इंडिया में सूती वस्त्रों का आयात, यानी कि नो इंपोर्ट्स, आयात बिल्कुल भी नहीं होता था, लगभग नहीं होता था, सिर्फ थोड़ा बहुत होता था, क्योंकि उस समय इंडिया ही कितना बड़ा कॉटन एक्सपोर्ट करता था, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था इंडिया ही पूरी दुनिया में, ठीक है। तो 18th सेंचुरी के एंड तक कोई भी कॉटन इंपोर्ट्स नहीं हो रहे थे इंडिया के अंदर, बट बाय 1850 पर 1850 तक, या मैं कहूं मिड 19th सेंचुरी तक, ठीक है, जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे, सूती वस्त्र जो थे, उनका टोटल इंपोर्ट्स वैल्यू
31% जो है वो हो गई, ठीक है। यानी कि टोटल जो कॉटन इंपोर्ट होने लगा 18th सेंचुरी के एंड तक तो नहीं हो रहा था, पर 1850 तक जो टोटल कॉटन इंपोर्ट होने लगा इंडिया में, वो लगभग टोटल इंपोर्ट्स वैल्यू का 31% हो गया, ठीक है। जितना भी हम आयात करते थे इंडिया, उसका 31% सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल्स का इंपोर्ट हो गया। और बाई 1870s लगभग 1870 के दशक तक, 70s के दशक तक मोर देन 50%, ये 50% भी क्रॉस कर गया। यानी कि अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो देश इंडिया बाहर कॉटन एक्सपोर्ट करता था, ब्रिटेन में मैनचेस्टर में इंडस्ट्रीज बनी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंपोर्ट लगा दिया, इंपोर्ट टैरिफ लगा दी, टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट टैक्स, जिसकी वजह से इंडियंस अपने बेच नहीं पा रहे थे और उन्होंने अपना बना हुआ सामान इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। तो जहां बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं हो रहा था इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल्स का, अब इंपोर्ट होने लगा, जो कि जैसा मैं बता चुका हूं 1850s तक जो है टोटल इंपोर्ट वैल्यू का 31% था और 1870s तक मोर देन 50% हो गया, ठीक है। अब जो कॉटन वीवर्स थे, अब जब बेचारे जो सूती कपड़े के जो बुनकर थे, सूती कपड़ा बनाते थे, उनको बेचारों को इस इंपोर्ट की वजह से, यानी कि इस आयात की वजह से दो समस्याओं का, 2 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ठीक है। 2 प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ी, ठीक। पहली तो ये, इन बेचारों के जो एक्सपोर्ट जो थे, यानी कि जो ये निर्यात कर रहे थे, वो कोलैप्स हो गए, धराशायी हो गए, क्योंकि अब ऑलरेडी मैनचेस्टर से बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था इंडिया में। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि 1850 तक 31% और 1870s तक 50% भी क्रॉस हो गया, ठीक है। तो एक तो ये बेचारों की बहुत बुरी हालत हो गई, अब वो क्या करें, ठीक है। दूसरा, इनके लिए लोकल मार्केट्स जो है श्रैंक हो गई और ओवरफ्लो करने लगी इंपोर्टेड मैनचेस्टर गुड्स से। यानी कि जो लोकल मार्केट थी, यानी कि देश के अंदर ही या जो स्थानीय बाजार थे, उनमें ही इंपोर्टेड गुड्स आने लगे, मैनचेस्टर के बने हुई चीजें आने लगी और बहुत ज्यादा ओवरफ्लो करने लगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सस्ती थी। अब इनको बेचारों को और प्रॉब्लम, इनकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि जो कॉटन गुड्स थे, जो मतलब सूती वस्त्र थे या सूती से संबंधित जो भी सामान था, कॉटन से संबंधित जो भी गुड्स था, वो बड़े चीप हो गए, क्योंकि हमें पता है कि जो मशीन्स में बनते हैं वो सामान चीप ही होता है, तुरंत बन जाता है, तुरंत उसको बेच देते हैं, जबकि हाथ से बने हुए कितनी मेहनत लगती है। तो हाथ के बने हुए बुनाई के मुकाबले जो मशीन में बनता है वो जो है वो सस्ता होता है, ठीक है। इसलिए जो है सस्ते होने के कारण जो है वीवर्स जो है लोग इसी सस्ते को खरीदने लगे, और जो बुनकर थे कुड नॉट कम्पीट, और जो है इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाए, इनके साथ मशीन मेड गुड्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाए, इनकी और भी हालत खराब हो गई, ठीक है। और बाई 1850s और लगभग 1850 के दशक तक, ठीक है, जो वीविंग रीजन्स थे, यानी कि जो इंडिया में बड़े बड़े जो बुनकर जिन क्षेत्रों में रहते थे, या वो क्षेत्र, वो रीजन्स जो कि बुनाई के लिए फेमस थे, वीविंग के लिए फेमस थे, वो क्या होने लगे, डेक्लाइन करने लगे, यानी कि उनका पतन होने लगा, और वो डेसोलेट यानी कि सुनसान हो गए, यानी कि बिल्कुल वीरान हो गए, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई वीविंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो देखा मैनचेस्टर ने कैसे जो है वो बर्बाद कर दिया इनको, वीवर्स को, जो अच्छा खासा जिंदगी जी रहे थे, उनकी ये हालत करी ब्रिटेन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं 1860s में, 1860 के दशक में और भी प्रॉब्लम्स आ गई बेचारों के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इनके सामने जो न्यू प्रॉब्लम्स आई वो ये आई कि अमेरिकन सिविल वॉर, यानी कि अमेरिकन गृह युद्ध स्टार्ट हुआ 1861 में, और 1865 तक जो है अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो चली। तो जो अमेरिका से बहुत सारी कॉटन की सप्लाईज होती थी, कहाँ पे होती थी, कॉटन बहुत ज्यादा जो है भेजा जाता था ब्रिटेन में, ठीक है। पर सिविल वॉर होने की वजह से अमेरिकी गृह युद्ध में काफी, गृह युद्ध मतलब कि जो अंदर का जो अमेरिका का माहौल था वो अशांत हो गया था, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से जो कॉटन सप्लाईज थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब डिस्टर्ब हो गई थी, उनमें बाधा आ गई थी, सप्लाई हो नहीं रही थी। और आपको तो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा वो भेजता था अमेरिका के पास, ठीक है, कॉटन भेजता था। पर अब ये अमेरिकन सिविल वॉर एक अड़ंगा, मतलब एक बाधा बन गई। और क्योंकि ब्रिटेन में तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज थी, मैनचेस्टर की हमने बात करी, तो उनको तो चाहिए वो कॉटन किसी भी हालत में, नहीं तो इंडस्ट्रीज ठप पड़ जाएंगी, इंडस्ट्रीज बंद पड़ जाएंगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या, कहाँ का रुख किया, आ जाओ इंडिया है ना हमारे पास, इतना बड़ा उपनिवेश, वो कब काम आएगा, इंडिया का रुख किया। तो इंडिया जो है अब रॉ कॉटन इंपोर्ट का क्या नाम है, इंडिया से रॉ कॉटन जो है
इंपोर्ट करने लगा कौन? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन इंपोर्ट करने लगा इंडिया से रो कॉटन, तो जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। ब्रिटेन इंपोर्ट करने लगा तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, जब भी तो वो इंपोर्ट कर रहा था, इसलिए इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, इंडिया का जो निर्यात है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, इंक्रीज हो गया। अब जब एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा कपास जो है ब्रिटेन भेजे जाने लगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए, वहां के उद्योगों के लिए, जिससे कि रो कॉटन के जो प्राइस थे, यानी कि जो कच्ची कॉटन थी, ठीक है, उसके जो मूल्य था वो बढ़ने लगा, क्योंकि ज्यादा तो वहां पे भेजा जाने लगा और यहाँ पे कमी आ गई, और कमी आएगी तो साफ सी बात है किसी भी चीज की, तो उसके दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, इसकी वजह से जो इंडियन वीवर्स थे, यानी कि जो भारत में रहने वाले जो बुनकर थे, पहले तो उन्हें अच्छे से कॉटन मिल रहा था, क्योंकि कॉटन इतना नहीं जा रहा था ब्रिटेन में, पर इतना ज्यादा जा रहा था, तो इंडिया में जो वीवर्स थे उनको रो कॉटन की जो सप्लाई हो रही थी, उनको जो कॉटन जो है उसकी जो आपूर्ति वो इनसफिशिएंट थी, अपर्याप्त थी। उनके पास बहुत कम कॉटन पहुंच रहा था, उस जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। ऊपर से कम कॉटन होने की वजह से, यानी कि कॉटन होने की वजह से उनके प्राइसेस, हाई प्राइस, यानी कि बहुत ज्यादा जो दाम है वो बढ़ गए थे। ठीक है, जिसको जो अनअफोर्डेबल थे, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो लड़ाई हुई, अमेरिकन सिविल वॉर, सामान कॉटन जाता था ब्रिटेन के पास, सिविल वो डिस्ट्रक्ट हो गया, बाधा आ गई, इंडिया की तरफ रुक गया, इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा। ठीक है, और यहाँ पे कमी आ गई कॉटन की, रो कॉटन की, जिसका दाम बढ़ गया, और इसका खामियाजा किसने भुगता? वीवर्स ने, यानी कि बुनकरों ने। ठीक है, और 19वीं सेंचुरी के एंड तक, यानी कि 19वीं शताब्दी का जो अंत था, ठीक है, लगभग ये मान के चले 1880s 1890s का जो डिकेड थे, उनमें जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, और जो क्राफ्ट पीपल्स थे, यानी कि जो कारीगर वगैरह थे, इनके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई। और प्रॉब्लम लो जी, वो क्या थी कि जो इंडियन फैक्ट्रीज थी, भारत में जो फैक्ट्रीज थी या उद्योग थे, बिगेन प्रोडक्शन मशीन गुड्स फ्लडेड मार्केट। इन इंडिया की इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज ने भी प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन शुरू कर दिया था, और इन फैक्ट्रीज में बने हुए जो गुड्स थे, मशीन गुड्स, ये भी मार्केट में पहुंच गए। तो मैनचेस्टर क्या कम था कि इंडियन फैक्ट्रीज भी शुरू हो गई, और बिल्कुल ही बेचारे बुनकर्स की, वीवर्स की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई। ठीक है, तो हमने देखा ना व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, क्या हुआ बुनकरों के साथ, ये हुआ। ठीक है, मैनचेस्टर, कभी अमेरिकन सिविल वॉर, कभी इंडियन इंडस्ट्रीज, कभी गुमास्ता, सब कहीं से परेशान। ठीक, आगे चलते हैं। फैक्ट्रीज कम अप, फैक्ट्रीज की शुरुआत होती है, देखते हैं इंडिया में क्या होता है फैक्ट्रीज की शुरुआत में। फर्स्ट कॉटन मिल, पहली सूती कपड़ा वस्त्र संबंधित जो मिल थी या फैक्ट्री थी, वो स्टार्ट हुई, वो उस ओपन हुई 1854 में, ओपन हुई, और उस बॉम्बे में, याद रखना 1854 में ओपन हुई, और 1856 में उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, यानी कि उत्पादन शुरू किया। ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अनादर 4 मिल्स, और जो इसके अलावा जो 4 जो है मिल्स और खुली, कब? 1862 में बॉम्बे में। ठीक है, फर्स्ट जूट मिल, ठीक है, फर्स्ट जूट मिल जो है 1855 में बंगोल में खुली, बंगोल में ओपन हुई। सेकंड जो है 1862 में ओपन हुई, तो पहली 1855 में, सेकंड 1862 में। इसके बाद नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, ये तो बॉम्बे की बात थी और बंगाल की बात थी, अब उत्तर भारत की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल 1860s में ओपन हुई, 1860 के दशक में या 1860 में जो है ओपन हुई, कहां पे? कानपुर में। एक ईयर लेटर, एक साल बाद जो है फर्स्ट कॉटन मिल अहमदाबाद में बन गई। अहमदाबाद की जो पहली कॉटन मिल थी वो बन गई। ठीक है, और फर्स्ट स्पिनिंग और वीविंग यानी कि धागा काटने वाली और वीविंग बुनाई करने वाली जो मिल थी वो मद्रास में 1874 में बनी। ठीक है, मद्रास की, तो ये मिल्स थी। ठीक है, तो सबसे पहली अगर हम मिल की ही बात करें तो सबसे पहली मिल जो बनी वो फर्स्ट कॉटन मिल थी 1854 में। तो मद्रास में जो बनी है वो 1874 में बनी है, बंगाल में बनी है वो 1855 में बनी है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की जो एल्गिन मिल थी वो 1860s में बनी थी। तो ऐसे हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है मिल तो बनी, पर इनको बनाया किसने? किसने इनको बनाया?
तो हु एस्टेब्लिश द इंडस्ट्रीज, इन्होंने इन इंडस्ट्रीज को या फैक्ट्रीज को स्थापित किया, ओपन किया, और इसके लिए कैपिटल यानी कि पूंजी यानी कि मनी कहां से आया, ठीक है। हु केम टू वर्क इन द मिल्स, और इन मिल्स में, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए कौन आया, इन चीजों को हम देखते हैं इसमें। तो बात करते हैं इंडस्ट्रीज डिफरेंट रीजन्स। जो इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, अलग अलग एरियाज में, जैसे हमने देखा कोई बंगाल में है, कोई बॉम्बे में है, कोई कानपुर में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई मद्रास में है। तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रीज थी, डिफरेंट पीपल्स, अलग अलग लोगों ने स्टार्ट करी, ठीक है। जैसे इनकी जो स्टार्ट की, और सेवरल बिजनेस ग्रुप्स, यानी कि जिन बिजनेस ग्रुप्स ने, जिन जो व्यापारिक जो समूह थे जिन्होंने इनको स्टार्ट किया, इन सबका जो हिस्ट्री है, इनका जो इतिहास है वो कनेक्टेड है किससे, चाइना ट्रेड से, यानी कि चाइना के साथ जो व्यापार होता था इस समय में, उससे कनेक्टेड है इन बिजनेस ग्रुप्स का इतिहास, ठीक है, कनेक्टेड है, ठीक है। लेट 18th सेंचुरी में, जैसा कि आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, ठीक है, लेट 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश थे वो इंडिया से, ब्रिटिशर्स जो थे, क्योंकि इंडिया तो ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया से ओपियम का एक्सपोर्ट करते थे, अफीम का एक्सपोर्ट करते थे, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा। और ओपियम मतलब अफीम का, ठीक है, अफीम का जो है निर्यात करते थे चाइना में, ठीक है, और चाइना से अफीम के बदले में टी लेते थे, यानी कि चाय लेते थे, और वो इंग्लैंड जो है वो भेजते थे, इंडिया नहीं, इंग्लैंड भेजते थे। ओपियम जाती थी यहाँ से, पर टी जाती थी इंग्लैंड में, ठीक है, क्योंकि टी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था इंग्लैंड में, ठीक है। और इस ट्रेड में, यानी कि ओपियम ट्रेड में, जो इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इस ट्रेड में कई इंडियंस भी शामिल थे, कुछ इंडियंस ने भी जो है इसमें अपनी भूमिका निभाई, पार्टिसिपेट किया इस ट्रेड में, ठीक है। ये जो इंडियन थे एज ए जूनियर प्लेयर्स इन्होंने काम किया, जूनियर प्लेयर्स मतलब एज ए असिस्टेंट, ठीक है। जो मेन ट्रेडर तो ब्रिटिशर्स थे, पर इनके नीचे जो है इन्होंने काम किया, जूनियर प्लेयर्स थे जो इंडियन इन्होंने। अब ये जो जूनियर प्लेयर्स थे, इनका क्या काम होता था, सप्लाईज प्रोक्योर करना, यानी कि जो आपूर्ति थी उसको खरीदना, यानी कि सामान को खरीदना, ठीक है, इनका काम ये होता था। ये बताते थे ब्रिटिशर्स, जो बड़े बड़े उस समय के ऑफिसर्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बताते थे ये खरीदना है, वो खरीदना है, तो इनका काम क्या होता था, सप्लाईज प्रोक्योर करना उनके अनुसार जो है, ठीक है। उसके बाद में शिपिंग कंसाइनमेंट, यानी कि सामान को जहाजों में डाल करके भेजना, ठीक है। तो ये एज ए जो जूनियर काम कर रहे थे, ठीक है, जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनके जूनियर बन के काम कर रहे थे, पर इन्होंने भी बहुत पैसा कमाया, ठीक है, पैसे की कोई मतलब कमी नहीं रही। और कुछ ऐसे भी थे जूनियर प्लेयर्स जो कि इंडिपेंडेंट थे, मतलब कि मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स का जो है इन पर कोई कंट्रोल नहीं था, इंडिपेंडेंट, आप मतलब आत्मनिर्भर थे, अपने मन मर्जी से काम कर रहे थे, ठीक है, कोई बाउंडेज नहीं थी, कोई लिमिटेशंस नहीं थी, खुल करके काम कर रहे थे, अधीन नहीं थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स से। कुछ अधीन रह करके काम कर रहे थे, कुछ इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, ठीक है, इस चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसमें। तो उनका काम था सप्लाईज प्रोक्योर करना और शिपिंग कंसाइनमेंट्स को भेजना, ठीक है। अब सम बिजनेसमैन, कुछ जो बिजनेसमैन थे, यानी कि जो उनका एक सपना था, उनका एक विजन था, ठीक है, यानी कि विजन ये था कि इंडिया में इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को डेवलप किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इंडिया में फैक्ट्रीज खोली जाए, ठीक है, फैक्ट्रीज का विकास किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो है चाइना ट्रेड से प्रॉफिट जो कमा लिया था, ठीक है, क्योंकि जो इंडस्ट्रिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, चाइना ट्रेड से बहुत मुनाफा कमा लिया, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करें। तो विजन तो अच्छा था कि चलो भाई इंडिया में ही जो है इंडस्ट्रीज ओपन कर देते हैं, तो इसमें बुराई क्या है, अच्छी बात है ये तो, ठीक। इसके बाद बात करते हैं द्वारकानाथ टैगोर की, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर जो है उन्होंने भी चाइना ट्रेड से, यानी कि चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसमें बहुत मोटा पैसा कमाया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इस पैसे से 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज ओपन कर दी, 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है ओपन कर दी 1830s में और 1840s में, 1830 के दशक में और 1840 के दशक में, ठीक है। बट लेकिन टैगोर की जो ये एंटरप्राइजेस थी, ठीक है, टैगोर ने जो ये ओपन किए थे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 6, ये जो है डेक्लाइन का पतन हो गया या फेल हो गई, ठीक है। 1840s का एक क्राइसिस आया था, 1840s में 1840 के दशक में इकोनॉमिक्स क्राइसिस आया था, आर्थिक संकट आया था, उसमें जो है ये जो है फेल हो गई, ये 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बेचारे की फेल हो गई। बट लेकिन लेटर 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के आखिर में, ठीक है, चाइना ट्रेडर्स जो है
यानी कि चाइना के जो ट्रेडर्स, चाइना के साथ जो ट्रेड करते थे इंडियंस, ठीक है, उन्होंने वो सक्सेसफुल रहे, यानी कि अच्छे जो है कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट बने। यानी कि ऐसा नहीं था कि द्वारकानाथ टैगोर जो है फेल हो गए थे तो किसी ने इंडस्ट्रीज खोली नहीं। लेटर 19th सेंचुरी में, यानी कि 19वीं शताब्दी के आखिर में, काफ़ी जो इंडियन बिजनेसमैन थे जो कि चाइना ट्रेडर्स, चाइना के ट्रेड में इन्वॉल्व थे, उन्होंने वो आगे चल करके सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज, यानी कि वो उन्होंने काफ़ी सारी फैक्ट्रीज ओपन की। ठीक है, उनमें से देख लेते हैं देन शाह पेटिट, ठीक है, देन शाह पेटिट और जमशेदजी टाटा। टाटा का शुरुआत यहीं से हो रही है, देख लो। ये दोनों के दोनों पारसी थे, पारसी धर्म से संबंध रखते थे और ये बॉम्बे के रहने वाले थे और इन्होंने जो है काफी प्रॉफिट अर्न कर लिया था, काफी सारा मुनाफा कमाया था। ठीक है, किससे? चाइना ट्रेड से। चाइना के साथ जो व्यापार हो रहा था, जैसे अफीम वाला जो हम बात कर रहे थे, जिसमें जो जूनियर प्लेयर्स थे इंडियंस, ठीक है, तो ये जूनियर प्लेयर्स थे जिनकी हम बात कर रहे थे, चाहे वो द्वारकानाथ टैगोर हो, चाहे वो दीन शाह पेटिट और जमशेदजी टाटा। तो इन्होंने चाइना ट्रेड से मुनाफा कमाया और रो कॉटन एक्सपोर्ट, यानी कि जो रो कॉटन का एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है, कहाँ पे? इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में तो मैनचेस्टर था ना, उसे तो रो कॉटन चाहिए उन मशीनों को, जब तो सामान बनेगा। इनमें मुनाफा कमाया था, ठीक है, और इन्होंने ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर जो है बिल्ड किए इंडिया में। आप आज भी देखते हैं टाटा, टाटा को आप कौन नहीं जानता है इंडिया में, दुनिया में कौन नहीं जानता, तो इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सेठ हुकुमचंद की। तो सेठ हुकुमचंद जो थे वो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। मारवाड़ हमारा राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में जोधपुर का एरिया जो है वो मारवाड़ी का कहलाया जाता है। तो ये मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। मारवाड़ी बिजनेसमैन भी लगभग पूरे इंडिया ही, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, बहुत फेमस बिजनेसमैन है। ठीक है, इनने सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता के अंदर, इसके अंदर कलकत्ता के अंदर, ठीक है, फर्स्ट जूट मिल जो है वो ओपन की 1917 में, 1917 में, यानी कि जिस वर्ष चंपारण हुआ था, गांधी जी लड़ाई लड़े थे इंडिगो किसानों की चंपारण बिहार में, उस वर्ष फर्स्ट जूट मिल बनी थी। ठीक है, कलकत्ता में। और इन्होंने भी जो है चाइना ट्रेड से ही प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जेडी बिरला की। ठीक है, जेडी बिरला जो थे, जैसे आज हम देखते हैं बिरला को भी आपको पता होगा, बिरला भी कहते हैं ना टाटा बिरला, तो बिरला को भी सभी जानते हैं लगभग। तो जो बिरला थे, जेडी बिरला, उनके जो आज ग्रैंडफादर थे, दादा, दादा के पिता जो है वो भी चाइना ट्रेड में इन्वॉल्व थे और उन्होंने भी काफी प्रॉफिट कमाया था। यानी कि जेडी बिरला के जो दादा थे, उनके पिताजी चाइना ट्रेड में इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी काफी वो किया। इसके अलावा कैपिटल यानी कि मनी, पैसा कमाया गया और भी अदर ट्रेड नेटवर्क से, और भी अलग अलग। ऐसा नहीं था कि सिर्फ चाइना ट्रेड और रो कॉटन का जो ट्रेड हो रहा था इंग्लैंड में, इसी से ही पैसा आ रहा था, नहीं। जो बिजनेसमैन थे वो बिजनेस ग्रुप्स थे और नेटवर्क से, ट्रेड नेटवर्क से भी जो कैपिटल या मनी जो है वो अर्न कर रहे थे या एक्यूमुलेट, इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि मद्रास में जो मर्चेंट्स थे, मद्रास में रहने वाले जो साहूकार थे, व्यापारी थे, वो क्या किससे ट्रेड करते थे? बर्मा के साथ। बर्मा बोले तो म्यांमार, ठीक है, बर्मा के साथ, ईस्ट अफ्रीका यानी कि पूर्वी अफ्रीका के साथ, और मिडल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट में कंट्रीज जो आती हैं, जैसे इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में आती हैं। तो इनके साथ जो है इन्होंने ट्रेड जो किया और खूब पैसा कमाया, बर्मा, ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इनके साथ। अब बात करते हैं अदर कमर्शियल ग्रुप्स की, जो अन्य वाणिज्य समूह थे, अन्य वाणिज्य समूह थे, उनके बारे में बात करते हैं। ये क्या करते थे? किसी के साथ ट्रेड नहीं करते थे, पर कंट्री के अंदर ही काफी सारी चीजें करते थे, जैसे कि गुड्स को कैरी करना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, गुड्स को कैरी करना वन प्लेस से एक जगह से अनदर, दूसरे प्लेस तक। फंड्स को ट्रांसफर करना बिटवीन सिटीज, पैसे को जो है ट्रांसफर करना, जैसे आज हम पैसे ट्रांसफर करवा देते हैं, भाई मेरे पैसे बैंक में जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं ऐसे। उस समय ये टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, पर पैसा एक जगह से ले जा करके या उसको दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरे शहर में पहुंचाना, इन चीजों में इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसके बाद ट्रेड को फाइनेंस करते थे, यानी कि व्यापार को, किसी की बेचारे व्यापारी को पैसा चाहिए तो ये क्या करते थे, मतलब पैसा देते थे, उसकी मदद करते थे, हेल्प करते थे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और क्या करते थे कि इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते थे। जो भी कोई इन्वेस्टमेंट होता, जैसे ही कोई, इनके पास पैसा तो होता ही था, ठीक है,
काफी ये भी प्रॉफिट कमाते थे। और जैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती थी, यानी कि निवेश करने का मौका मिलता था, तो ये पीछे नहीं हटते थे, यानी कि ये हम अदर कमर्शियल ग्रुप्स तुरंत उसमें इन्वेस्ट करते थे। क्योंकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ चाइना ट्रेड और इन्हीं से पैसा कमाया गया, पैसा जो है ये जो गुड्स कैरी करते थे इसका पैसा लेते थे, फंड ट्रांसफर करते थे इसका पैसा लेते थे, ठीक है, और ट्रेड फाइनेंस करते थे, इस पे भी तुम्हें पता है प्रॉफिट। तो इससे जब भी इनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती थी तुरंत जो है वो उसमें इन्वेस्ट करते थे। अब बात करते हैं कॉलोनियल कंट्रोल की। इंडियन ट्रेड टाइट। कॉलोनियल कंट्रोल मतलब जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपने पंजे फैलाते गए, अपने जो पंजे फैलाते गए और जितना अपना कंट्रोल नियंत्रण करते गए इंडिया के ऊपर, बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल कर दिया इंडिया पे, ठीक है। और फिर कंट्रोल करने के बाद जो है इंडिया के ट्रेड पे, भारत के व्यापार पे, व्यापार क्या हर चीज पे ही कंट्रोल कर लिया था, चाहे पॉलिटी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, ठीक है, हर चीज पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। तो जो कंट्रोल करने के बाद में इंडियन मर्चेंट जो थे, भारत के जो व्यापारी और साहूकार थे, उन पर बैन लगा दिया इन्होंने। क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। किस लिए? कि अब तुम यूरोप के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड हैं, यानी कि यूरोप की कंपनीज में, फैक्ट्रीज में जो चीजें बन करके आ रही हैं उसमें आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। और फूड ग्रेन्स में आपका ट्रेड अब किसमें होगा? सिर्फ फूड ग्रेन्स में और रॉ मटेरियल में, यानी कि अनाज में और जो कच्चा माल है उसमें आप ट्रेड करोगे और किसी चीज में ट्रेड नहीं करोगे। रॉ मटेरियल्स में आप रॉ कॉटन, यानी कि वीट, गेहूं, ओपियम, अफीम, इंडिगो, नील, इन्हीं में ही ट्रेड करोगे। रॉ कॉटन, वीट, ओपियम और इंडिगो, इनमें ही करोगे और इन्हीं में एक्सपोर्ट करोगे। और ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे इन्होंने शिपिंग बिजनेस से भी इनको थ्रो आउट कर दिया, यानी कि जो जहाजरानी का जो बिजनेस था, यानी कि अपने जहाज से जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी कुछ करते थे उससे भी इनको बाहर निकाल दिया इंडियन ट्रेडर्स को। किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो ये हमने आज देखा कि कैसे वीवर्स की क्या हालत हुई, उसके बाद फैक्ट्रीज बनी, उसके बाद इन्होंने ये फैक्ट्रीज बनाई, चाइना ट्रेड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने मतलब फैक्ट्रीज जो ओपन हुई ये सारी चीजें पढ़ी, कहाँ कौन सी कहाँ हुई, उसके बाद चाइना ट्रेड के बारे में पढ़ा, उसके बाद ईस्ट अफ्रीका, मिडल ईस्ट, बर्मा के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि अदर कमर्शियल ग्रुप्स थे उनका पढ़ा, उन्होंने कैसे पैसा कमाया, उसके बाद कॉलोनियल कंट्रोल कैसे इंडियन ट्रेडर्स पे टाइट हो गया, उसके बाद उनको बैन कर दिया गया और सिर्फ वो किसमें वो काम कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, फूड ग्रेन्स में और रॉ मटेरियल्स में। और धीरे धीरे उन्होंने शिपिंग बिजनेस से भी उनको बाहर कर दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।